आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम यूपी टेट के सामाजिक अध्ययन के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा होगा गुप्त काल। तो शुरू करते हैं। गुप्त काल, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो मौर्योत्तर काल तक पढ़ लिया था। अब है गुप्त काल। तो गुप्त काल जनरली 319 से 550 एडी तक ये था। वैसे देखें, कुषाण हम लोगों ने पढ़ लिया, तो कुषाणों के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ और ये भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 सालों तक इन्होंने राज किया और ये था 319 से 550 एडी तक, लगभग 200 साल। अब हम देखें तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है किस शासनकाल को भारतीय इतिहास का या भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कई दे देगा, मौर्य काल दे देगा, ये दे देगा, कुषाण काल दे देगा, उत्तर इसका हमेशा गुप्त काल ही होगा। इसे क्यों कहा जाता है? एक तो इनके विशाल भूभाग पे राज्य तो था ही, इसके साथ साथ उस समय कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लिखित प्रगति हुई थी। उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य अच्छी तरह फ्लोरिश कर रहा था उस समय। आंतरिक कानून व्यवस्था अच्छी थी, देश धन धान्य से परिपूर्ण था, लोग सुखी थे। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम स्रोत देखते हैं कि गुप्त काल का, गुप्तों का पुरातात्विक स्रोत क्या है। एक इलाहाबाद अभिलेख है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। मंदिर, चित्रकला, पेंटिंग्स, अजंता की कुछ गुफाएं हैं जहाँ पे इनकी गुप्त काल की पेंटिंग्स हैं, बहुत मशहूर। सिक्के हैं इनके, इन्होंने अलग अलग, इनके शासकों ने अलग अलग तरह के इन्होंने सिक्के डाले थे, उससे भी इनके बीच की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत देखें तो पुराणों से हमें गुप्त काल के वंश की जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फाहियान ये चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था, यह था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे हम लोग देखेंगे वेनशंग, अब आया तो इसे हर्ष के ज़माने में था लेकिन गुप्त पीरियड के बारे में भी इसने लिखा है। और इत सिंह, ये भी वेनशंग के बाद आया था लेकिन इसने भी बहुत कुछ अपने लेखों में इस वंश के बारे में लिखा है, तो यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। अब इनका राजनीतिक इतिहास हम लोग देखते हैं। इस वंश का वास्तव में जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ये छोटा मोटा कहीं के जमींदार रहे होंगे या सामंत रहे होंगे। श्रीगुप्त के बाद इनका बेटा घटोत्कच शासक बना और इन दोनों पिता पुत्र ने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो बहुत ज़्यादा अभिलेख इनके बारे में नहीं मिलते, लेकिन इतना है कि इनके संस्थापक इस वंश का श्रीगुप्त था, असली संस्थापक। बाद में घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला प्रतापी राजा हुआ और उसने महाराज की पदवी नहीं धारण की बल्कि धारण की महाराजाधिराज की पदवी इसने धारण करी। तो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का इसे माना जाता है। पहला संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक इसे आप चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। प्रथम द्वितीय में फर्क है, द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं लेकिन ये इनका चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था, लेकिन फिलहाल चंद्रगुप्त प्रथम ही मानिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसका शासक 319 से 335 ईस्वी तक था, लगभग 16 साल। और गुप्त वंश का ये तीसरे शासक थे। जैसे पहले हमने देखा श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच थे और अब ये चंद्रगुप्त प्रथम, और वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है गुप्त वंश का। और इन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। जैसा हमने बताया पहले कि इनसे पूर्ववर्ती जो राजा थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो महाराज थे और ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गुप्त वंश के पहले शासक थे। सवाल कहीं कहीं यहाँ से भी पूछा गया है कि किस गुप्त काल के
कौन पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण करी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका राज्याभिषेक लगभग 319-320 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने इस समय गुप्त संवत चलाया था। 319 या 320 ईस्वी को गुप्त संवत इन्होंने चलाया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। पहले भी हम लोगों ने देखा 2 संवत और चले थे। एक चला था 57 BC में विक्रम संवत, जो उज्जैन के शासक ने शकों को हरा के किया था। बाद में 78 AD में कुषाण ने चलाया था, इसको कहते हैं शक संवत, जिसके आधार पे हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जिसमें बेस है। और तीसरा 319 या 320 में ये गुप्त संवत। तो ये 3 संवत है, याद रखिएगा, इससे सवाल आते हैं। अब साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने शक्तिशाली लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी, लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने शादी की और इस शादी का इन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? एक तो जो मगध था या पाटलिपुत्रा था उसके आसपास का इनको क्षेत्र मिल गए, इन्होंने उसे समृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण अपना कर लिया। और इसकी याद में इन्होंने या इसके उपलक्ष्य में इन्होंने विशेष प्रकार के राजा रानी टाइप या लिच्छवी टाइप सिक्के जारी किए थे। तो ये इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। ये चीज़ें यहाँ से पूछता है, इन्हें किस मुगल शासक, किस गुप्त शासक ने पहले लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की थी? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की भी पदवी धारण करी थी, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी भी करी थी कुमार देवी, और उसकी याद में इन्होंने राजा रानी टाइप सिक्के भी जारी किए थे, जिसपे एक तरफ इन दोनों लोगों के चित्र थे उन सिक्कों पे। अब इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, इतना ही याद रखिए। इसके बाद इनके बेटे समुद्रगुप्त शासक बने। 335 से 375 ईस्वी तक लगभग 40 साल इन्होंने शासन किया और ये गुप्त वंश के सबसे पराक्रमी शासक माने जाते हैं समुद्रगुप्त। इनका एक दरबारी कवि था, सेनापति भी था, दंडनायक भी था, उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन जनरली इनके कोर्ट पोएट भी था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है, जो कि प्रयाग में एक अशोक के स्तंभ पर संस्कृत भाषा चंपू शैली में अंकित है। अब संस्कृत भाषा चंपू शैली कहाँ की बल आ गई? तो संस्कृत भाषा तो है, ठीक है, चंपू काव्य या चंपू शैली मानता है जिसमें गद्य और पद्य एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। एक लाइन गद्य में लिख दिया, दूसरी लाइन पद्य में लिख दिया, तो अलंकारिक हो गया, तो उसे चंपू काव्य या चंपू शैली कहते हैं। ये जो अशोक का स्तंभ था, वास्तव में ये ओरिजिनल रूप में अशोक का स्तंभ था। अशोक ने इसमें कुछ अपने धम्म खुदवा रखे थे और एक कौशाम्बी में था। बाद में उसी पे हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया हुआ है कि कितनी समुद्रगुप्त ने कितनी उसमें विजय करी। उसमें इसमें लिखा है कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने हरा के उनको स्वतंत्र छोड़ दिया था, लेकिन उससे कर वसूलता था। उसके अलावा जितने ट्राइबल्स गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक थे उन्हें हराया था, और जो सीमावर्ती गणराज्य थे जैसे असम था, बंगाल था, नेपाल था और पंजाब था, वो उन्होंने स्वतः इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये सब इस प्रशस्ति में लिखे हुए हैं। तो इस प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। मूलतः यह अशोक का ये पिलर इंस्क्रिप्शन था, और आज ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में, इलाहाबाद तो नहीं कहिए, प्रयागराज कहिए, प्रयागराज के किले में ये है। कभी जाइए तो इसे देखिए। और बाद में फिर इसे वहाँ से मंगाने का काम अकबर ने किया था। अकबर ने मंगा के किले में अपने वहाँ पे स्थापित कराया था कौशाम्बी से, और बाद में जहांगीर ने भी उसी पे अपने कुछ कोट्स, अपने कुछ लेख खुदवाए हैं। तो 3 लोगों के लेख हैं, अशोक के हैं, समुद्रगुप्त के हैं और जहांगीर के भी हैं। फिलहाल ये जाना जाता है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। आप इसे इतना जानिए। बाकी हमने थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता दिया कि हो सकता है कुछ घुमा के पूछे तो आप उसका उत्तर
बड़े आसानी से आप लगा सकें। इसी तरह का एक प्रयाग प्रशस्ति है, एक अहेओल प्रशस्ति है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय उसके इसको पीछे से याद करके रिलेट करेंगे। दूसरी बात समुद्रगुप्त के बारे में, इसने अपने लाइफ में, अपने कार्यकाल में, या कहीं अपने शासनकाल में, कार्यकाल तो नहीं शासनकाल में, इसे कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा था। इसलिए एक इतिहासकार हुए हैं V.A. स्मिथ, इन्होंने इंडियन नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये सवाल बार बार पूछता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो था समुद्रगुप्त। कहा किसने है, कहीं कहीं ये भी पूछता है, तो आप इतिहासकार V.A. स्मिथ। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। एक सिक्का है गुप्त काल का। गुप्त काल में बहुत डिफरेंट टाइप्स लोगों ने सिक्के, हर शासक ने अपने हिसाब से सिक्के चलवाए थे। तो कुछ सोने के सिक्के हैं जिसपे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे भी सवाल पूछता है कि किस गुप्त काल के शासक को सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए दिखाई दिया गया है, तो समुद्रगुप्त। उससे क्या इंडिकेशन मिलता है, इतिहासकार क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसे संगीत में बहुत प्रेम था या इसे बीड़ा बजाना बहुत पसंद था। साहित्यिक प्रतिभा भी थी इसमें, इसीलिए इसको कविराज की भी पदवी मिली थी। सवाल यहाँ भी एक बन गया कि किस गुप्त काल शासक को कविराज कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त। तो कविराज भी हो गए, बीड़ा भी बजा ली और नेपोलियन भी बन गए। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। यहां से भी सवाल कभी कभी उठता है, कभी कभी पूछता है कि किस गुप्तकालीन शासक ने श्रीलंका शासक को एक मठ बनाने की अनुमति दी थी बोध गया में। ठीक है, प्लेस में बोध गया बिहार में है, ये आप जानते भी हो। आगे इसने इसके समय में एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुए हैं वसुबंधु, इनको संरक्षण भी दिया था। और अपनी विजयों के बाद उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था, और अश्वमेध के उपलक्ष्य में इसने सिक्के भी जारी किए थे, वो भी सोने के। गुप्त काल ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए हैं। हम लोग पुराने इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, देखा है कि पहले भारत में सोने का सिक्का कौन जारी किया, तो इंडो ग्रीक थे। उसके बाद हाई क्वालिटी के सोने के सिक्के जो जारी किए, जिसमें सोना की मात्रा ज़्यादा थी, वो थी कुषाण की, और सबसे ज़्यादा इन्होंने गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के जारी किए गए। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में है। समुद्रगुप्त से सवाल ये सब पूछते हैं, जो दो चार हम लोगों ने जो हमने इंगित किए हैं उसे आप ध्यान दे दीजिएगा। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल है 375 से 415, तो 25 साल इधर, 15 साल, ये भी 40 साल हुआ। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, और इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा जाता है। और जो आप दुनिया भर के विक्रम बेताल वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आप विक्रमादित्य यही हैं। तो सबसे प्रतापी और महान सम्राटों में से एक हैं। लगभग 300 वर्षों से मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे शकों, ये शक वही हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 विदेशी शासक हमारे उत्तरी पश्चिमी सीमा पर राज्य किए। पहले थे इंडो ग्रीक, दूसरा था शक, तीसरा था पहलव, चौथा था कुषाण। तो ये शक जिनकी 5 ब्रांचेस थी, तो यही थे, इनको हराया था और विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। वो भी जब विक्रम एरा हम लोगों ने पढ़ा, तो उस समय भी यही था कि उज्जैनी के विक्रमादित्य ने शकों को हरा के विक्रम संवत चालू किया था, और विक्रमादित्य की पदवी उसने भी धारण करी थी, और शकों को हराकर इन्होंने भी विक्रमादित्य की पदवी धारण की। विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य, विक्रमादित्य। इन्होंने युद्ध के साथ साथ कूटनीतिक विवाह संबंधों को भी अपने साम्राज्य को मजबूत करने और फैलाने में उसकी मदद ली। इसने खुद नागा प्रिंसेस से शादी करी थी,
जिसका नाम था कुबेर नागा, ये नागा प्रिंसेस थी, और अपनी बेटी जिसका नाम था प्रभावती, ये वाकाटक नरेश से शादी करी थी। दक्कन का एक प्रभावशाली ये वंश था वाकाटक, जिसका शासक था रुद्रसेन द्वितीय, उससे इसने अपनी बेटी की शादी करी थी। हालांकि रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसकी बेटी ने वहाँ पे शासन किया, तो इनडायरेक्टली उस वंश का भी शासक विक्रमादित्य ही चलाते थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं। इनके दरबार में 9 रत्न थे। पहला जो साक्ष्य मिलता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में है, जिसमें कि 9 शीर्ष विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन है 9 रत्न। आप यहाँ देखिए तो नाम पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको पूछ दे, 4 नाम दे के 3 तो नवरत्न हो गए, एक बाहरी व्यक्ति होगा कि इसमें से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न नहीं था। आगे हम पढ़ेंगे जाके मुगल, तो उसमें देखेंगे अकबर के भी दरबार में नवरत्न थे। यहाँ पहला साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। विजयनगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी अष्ट दिग्गज हैं, वहाँ भी 8 विद्वान थे। तो ये महाकवि कालिदास, दूसरा है धन्वंतरी, बारामीर, अमर सिंह, शंकु छपड़क, वररुचि, बेताल भट्ट और घटकरपर। तो ये लोग थे। कालिदास के बारे में आप जानते हो, धन्वंतरी ये भी आयुर्वेद के जनक हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। बारामीर ये ज्योतिष विज्ञान पे थे, अमर सिंह ने ग्रामर की रचना करी है संस्कृत के, ये हैं। इसी तरह से बाकी भी विद्वान हैं, कोई इसमें ज्योतिषी है, कोई इसमें आर्किटेक्चर का है, इस तरह से ये सारे विद्वान ही हैं इन्होंने। तो महाकवि कालिदास के बारे में हम लोग पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, अब आगे जानने की ज़रूरत इनके नहीं है, क्योंकि एक बार फिर देख लेते हैं। महाकवि कालिदास ये इन्हीं के दरबार में थे, और इनके 7 मतलब 7 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य है, और 2 इनके गीत काव्य या खंड काव्य हैं। नाटक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग जानते होंगे, मालविकाग्निमित्र भी आप जानते हो, एक विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक हैं। 2 इनके महाकाव्य हैं, वो है रघुवंशम और कुमार संभव, और 2 इनके जो गीत काव्य हैं वो ऋतु संहार है, और एक है मेघ दूतम। तो ये 7 इनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो कभी कभी नाटक में पूछता है कि इन्हीं के चारों पुस्तकों को दे देगा कि इसमें से कौन नाटक है या कौन नाटक नहीं है। तो थोड़ा सा इसे आप देख लेना, कई जगह ये पूछा भी है। इन्हीं के समय में चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान आया था। फाहियान, ये याद रखिए, ये पूछता है कि कई जो ये फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य में देखोगे तो मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में देखेंगे तो ये फाहियान है, ये चीनी यात्री है और विजिट किया था, और इसने बहुत से इनके बारे में कोट किया। मौर्यों के बारे में भी लिखा है उसने, चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के महलों के बारे में भी वर्णन किया है। लेकिन ज़्यादातर ये आया था भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने और वो सब साहित्य इकट्ठा करने, तो इनके शासनकाल में था। तो ये शताब्दी कभी कभी पूछता है कि फाहियान किस शताब्दी में आया था, तो जनरली ये 400 समथिंग के समय आया था, तो 5वीं शताब्दी होता। शताब्दी पूछता है तो 5वीं शताब्दी होता। एक मेहरौली का स्तंभ है, मेहरौली ये दिल्ली में है। मेहरौली जाओगे आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जहाँ कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, वहाँ एक लोहे का स्तंभ लगा है, किनारे बाड़ लगी, अब नहीं जा सकते। वो इन्हीं के समय का बताया जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और समझ लीजिए उसमें मेटलर्जी विज्ञान कितना प्रभावशाली था कि तब से आज तक वैसे ही खड़ा है और उस पर जंग नहीं लगा। तो ये मेहरौली का स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है, और ये है दिल्ली में। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले गुप्त शासक थे, मतलब गुप्त वंश के पहले गुप्त शासक थे, जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के, इसे रुप्यक कहते थे, इन्होंने जारी किए। किस लिए जारी किए? यह सिक्के शकों की विजय के उपलक्ष्य में जारी किए गए थे। ठीक है,
हालांकि गुप्त पीरियड में दो तरह के सिक्के थे, एक सोने के थे और एक चांदी के थे। चांदी का हमने पढ़ लिया कि इसे रुपयक कहते थे, और जो सोने का सिक्का था उसे दिनार कहते थे, दिनार। तो ये भी आप चीज़ों को इसे याद रखिए। इन्होंने गुप्त साम्राज्य के आधिकारिक ध्वज पर गरुड़ का चित्र अंकित कराया, और ये गरुड़ का चिन्ह जो पूरा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। तो ये राजकीय चिन्ह इनका गरुड़ था, इसे भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्यापारिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैनी को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, किस गुप्त शासक ने अपनी एक अलग राजधानी बनाई, तो ये है। अब इसके बाद आते हैं इनके बेटे कुमार गुप्त। एक चीज़ और बता दें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। एक कहानी है, एक विशाख दत्त हुए हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है, ये गुप्त पीरियड के ही थे, लेकिन इन्होंने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के बारे में लिखा है, और एक और पुस्तक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त था, वो शासक बना था। वो अत्यंत विलासी और बहुत ही कमज़ोर शासक था, और शकों ने इतना उस पर दबाव बनाया था उस जमाने में, उस समय में, कि यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी शकों को देने के लिए तैयार हो गया था। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता लगा कि इस तरह की कंडीशन है, तो ये उस महिला के भेष में, उनकी पत्नी के भेष में, जिनका नाम था ध्रुव देवी, उनके भेष में वो शक शासक के कैंप में घुस गया और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद खुद राजा बना और रामगुप्त को रास्ते से हटाया, और फिर ध्रुव देवी से शादी भी इसने किया। तो ये उस देवी चंद्रगुप्तम में मेंशन है। इसी तरह का एक पुस्तक जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, ध्रुव स्वामिनी। तो इसी तरह की उसमें भी कहानियों का वर्णन है। अभी कहानी है, इतिहासकार कुछ मानते भी हैं कुछ नहीं भी मानते हैं। मैंने आपको इसलिए बता दी, थोड़ा सा आपके संज्ञान में इस चीज़ को होना चाहिए। तो आइए, कुमार गुप्त नेक्स्ट है, महान शासक। कुमार गुप्त के बारे में भी कई सवाल बनते हैं। पहले तो इसकी एक टाइटिल है महेंद्रादित्य। ये भी पूछता है कि किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी। कई उपाधियां इन लोगों ने धारण की हैं तरह तरह की, लेकिन जो खास खास है उसे भी आप जानिए, क्योंकि सवाल यहीं से पूछते हैं। और इसी कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, ये है ना महत्वपूर्ण सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था, तो इसी कुमार गुप्त ने इसे स्थापित कराया था। दूसरा, सबसे अभिलेख, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन गुप्त पीरियड का कोई भी शासक रहा हो, चाहे समुद्रगुप्त रहे हों या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहे हों, सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन से अभिलेख कुमार गुप्त के ही मिलते हैं। तो ये तीन इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बनते हैं। महेंद्रादित्य के बारे में बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बनता है, और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके? कुमार गुप्त के। और भी सवाल बनते हैं कि ये भगवान कार्तिकेय के उपासक थे। भगवान कार्तिकेय कौन था? ये शंकर जी, भगवान शंकर के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, जिनका वाहन था मोर। इनके सिक्कों पे मोर की आकृति मिलती है, और जो मोर इनका वाहन है भगवान कार्तिकेय का। तो कुमार गुप्त के बारे में इतना ही जानिए। सवाल पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसके अलावा और कहीं से सवाल नहीं पूछेगा। अब अगला हम देखते हैं, इनके बाद 455 के बाद स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम महान शक्तिशाली सम्राट स्कंदगुप्त ही था। ये सवाल पूछता है कि गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो ये थे महाशय स्कंदगुप्त। इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि ये थी कि इसने हुणों को हराया था। इन्होंने हुणों को बुरी तरह पराजित किया था। बहुत दिन तक फिर हुण गुप्त वंश की तरफ नज़र उठा के देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी।
तो ये हुणों को पराजित किया, अंतिम महान शासक थे और इन्हें अप्रतिम वीरता के लिए भारत का रक्षक भी कहा जाता। हुण एक सेंट्रल एशिया की बहुत बर्बर ट्राइब थी, घोड़े से चलते थे और जहाँ जाते थे उधर मैदान साफ कर देते थे, इतने खूंखार थे। एक जूनागढ़ अभिलेख है, बार बार जूनागढ़ अभिलेख का नाम आता है, उस पर रुद्र दमन का है, पहला संस्कृत में अभिलेख है जिसमें उसने सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में लिखा है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, फिर उसे अशोक ने उसकी मरम्मत कराई, फिर रुद्र दमन ने मरम्मत कराई और फिर स्कंद गुप्त ने भी उसकी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो ये भी उस पर लिखा हुआ ये चीज़ें यहाँ पे, तो गुप्त शासक यही था जिसने उनकी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। एक गाजीपुर में भीतरी अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंद गुप्त से भी संबंधित है। ये सवाल कहीं कहीं पूछा हुआ है कि भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक से रिलेटेड है, तो ये इन्हीं से है, स्कंद गुप्त से है। तो ठीक है, ये स्कंद गुप्त तक हुआ। यही 5 शासक हैं जो गुप्त वंश के बड़े प्रभावी हैं। बाद में इनके जो शासक हुए वो अत्यंत कमज़ोर हुए और उनकी वजह से ये धीरे धीरे गुप्त वंश क्षीण होते होते ख़त्म हो गया। मेन कारण तो हुणों का आक्रमण था, बार बार आक्रमण करते थे, इनका ट्रेड ख़त्म हो गया, रोम से जो इनका व्यापार होता था उसे हुणों ने काट दिया और फिर बाद के लास्ट में देखा गया तो सोने के सिक्के के, चांदी वगैरह के सिक्के इन्होंने ज़्यादा जारी करने लगे, इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही और धीरे धीरे ये गुप्त वंश भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। और अंतिम शासक गुप्त वंश का कभी कभी पूछता है कौन था, तो अंतिम शासक इनके विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त, बार बार मैं नाम लेता हूँ आपके कि ये असली नाम चाणक्य का भी था। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य और कौटिल्य भी उसे कहते हैं। तो वहाँ अगर पढ़ते रहोगे तो ये अंतिम आपको गुप्त शासक भी यहाँ से याद हो जाएगा। अब इनकी थोड़ी सी उपलब्धियाँ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि स्वर्ण काल था तो इनके अचीवमेंट्स को जनरल कैसे देखते हैं तो भी देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियाँ क्या है, यहाँ पे इनके प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। मौर्य हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रलाइज था, महाराजा ही सर्वे सर्वा था, जो कुछ कह दिया वही नियम है, वही कानून है, जैसा न्याय कर दिया वही आपको मानना। यहाँ पे क्योंकि मौर्य वंश में उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को नगद वेतन देते थे या नहीं देते थे। यहाँ क्या था, जमीन का टुकड़ा दे देते थे कि आप इसे ले जाओ और इसे अपना इस्तेमाल करो, जो तो बो या फिर इसे आप किसानों को दो, उनसे आप लगान वसूल करो, कुछ भी करो, ये आपकी हुई। तो धीरे 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 वो सामंत पैदा हुए, वो बढ़ते गए और इनको तो फ़ायदा था, गुप्त राजाओं को फ़ायदा था। क्या फ़ायदा था कि कर नहीं वसूलना पड़ता था, स्टाफ नहीं रखने होते थे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना पड़ता था। जो कर वसूलता था वो जाने, लेकिन हुआ क्या, निगेटिव इम्पैक्ट उसका ये पड़ा कि धीरे धीरे कुछ सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और गुप्त वंश के साम्राज्य के पतन के एक कारणों में से ये भी है प्रभावशाली सामंत। तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ मिलती है। तो इन दोनों में अंतर है। इन्होंने अपने साम्राज्य को इसमें 4 में बांटा था। किसमें? एक बांटा था भुक्ति, इनका प्रांत था जिसका शासक हुआ करता था, जो काम देखने वाला था, उपरिक बोलते थे। जिला जो था उसे विषय बोलते थे, इसके जो अधिकारी था उसे विषयपति बोलते थे। ग्राम, इसको ग्रामिक बोलते थे और वीथिका नगर होती थी, नगरपति होते थे। तो ये भुक्ति, यहाँ इन दोनों से भी कभी कभी सवाल बनता है। ग्राम से ग्रामिक, वीथिका से नगरपति तो ठीक है। भुक्ति प्रांत को बोलते थे और जिला को विषय और उसके अधिकारी को विषयपति बोलते थे। तो ये उनके डिवीज़न था। फाहियान ने जो लिखा है ये आधा है। चलिए, फाहियान के अनुसार दंड विधान अधिक कठोर नहीं था गुप्त पीरियड में, क्योंकि गुप्त काल में मृत्युदंड का प्राविधान नहीं था, आर्थिक जुर्माना ही अधिक प्रचलित था। कोई भी काम करो तो आर्थिक दंड लगा देते थे और मृत्युदंड नहीं था गुप्त पीरियड में। ये लिखा है फाहियान ने। वहाँ पे हालांकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लोग मांस मदिरा का सेवन भी गुप्त काल में नहीं करते थे, एक्सेप्शंस को छोड़ के।
और सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, ऐसा कुछ फाहियान ने उन लोगों के बारे में लिखा है। इसीलिए उसे स्वर्णकाल भी कहते हैं भारतीय इतिहास का। अब विज्ञान, गणित, कला, खगोल विज्ञान में क्या इनकी प्रगति हुई है, तो देखते हैं विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में क्या प्रगति हुआ। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य तथा दशमलव प्रणाली की खोज की थी। किसने करी थी? बहुत ज़्यादा तो एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन भारतीयों को इसका ज्ञान था और यहाँ से अरबों ने सीखा और अरबों से फिर वेस्टर्न कंट्री में ये गया। तो पहला तो शून्य और दशमलव प्रणाली का भारतीयों को ज्ञान था, खोज इन्होंने ही की थी। आर्यभट्ट ने एक मशहूर ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टीय। तो ये आप नाम के अनुसार आप पता कर पाओगे कि यार ये ग्रंथ किसका है। इसमें कई चीज़ें इन्होंने प्रमाणित करी है। क्या? कि पृथ्वी गोल है। दूसरी चीज़ क्या प्रमाणित करी? अपने एक्सिस पे घूमती है। तीसरी चीज़ें क्या प्रमाणित करी? सूर्य के चारों ओर, तो रोटेशन रिवोल्यूशन इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और उन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया कि राहु और केतु के ग्रसने से नहीं बल्कि ये छाया पड़ने से होता है। तो ये आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ में उल्लेखित किया है। और आगे देखते हैं बाराहमीर। बाराहमीर ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है, एक बृहद संहिता और एक पंच सिद्धांतिका लिखी है। मेहरौली का लौह स्तंभ हम लोगों ने देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में है, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है और 16 साल लगभग से ज़्यादा ही समय हो गया, उसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा है इसमें और ऐसा ही ओपन खड़ा है। आप कोई भी लोहा साइकिल आप बाहर छोड़ दो, बारिश में भीगेगी, नमी पकड़ेगी, कुछ दिन में जंग पकड़ लेगा। लेकिन धातु कला कितनी उच्च कोट की रही होगी कि आज तक उस पर रस्ट या जंग नहीं लगा। गुप्त शासकों ने सबसे जुटकर बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के, दिनार और चांदी के सिक्के, रुपये जारी किए। जैसा हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि इन्होंने सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपयक कहते थे। और रूपयक जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में जारी किया था, उससे पहले दिनार ही जारी होता था। अब कला में देखते हैं, कला में क्या? कला, वास्तुकला और मूर्ति कला। दो मंदिरों के निर्माण की दो शैली है। नॉर्दर्न इंडिया में नागर शैली है, पश्चिम में देखें तो द्रविड़ शैली है। तो नागर शैली ने जो आकार प्रकार लिया ये गुप्त काल में ही लिया। दो तीन मंदिर इनके सबसे पुराने हैं, जो ये देवगढ़ दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी का जो मंदिर है, ये सबसे पुराना पंचायत शैली का मंदिर माना जाता है, जो कि नागर स्टाइल का। पंचायत शैली का आशय ये है कि एक तो मुख्य देवता होते हैं, बाकी और दो चार छोटे छोटे देवता उसमें होते हैं। आज के भी मंदिर में जाओगे तो एक मुख्य मंदिर, एक मुख्य प्रतिमा होती है, उसके अलावा कोने कोने पे और भी प्रतिमाएं होती थी, तो उसे पंचायत शैली के मंदिर बोलते हैं। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी और भीतरगांव मंदिर कानपुर, ये दोनों मंदिर के बारे में पूछता है ये कहाँ हैं। तो ये आप थोड़ा सा जान जाइए कि दशावतार मंदिर कहाँ है, ये देवगढ़ झांसी में है, और भीतरगांव का मंदिर कहाँ है, ये कानपुर में, दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ से भी सवाल पूछता है कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 गुफाएं 16, 17 और 19 एक गुप्त पीरियड की हैं और उसमें गुप्त काल के समय की पेंटिंग्स की गई हैं, जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग हैं। तो अजंता कालीन ये गुफाएं भी गुप्त काल की हैं। इसमें भित्ति चित्र अद्वितीय कला को दर्शाते हैं और जो उस समय कलर इस्तेमाल किए हैं वो कोई सिंथेटिक कलर नहीं थे, नेचुरल कलर थे। वो मिनरल्स को मिला के और फूलों को मिला के, पेड़ पौधे को मिला के बनाया था। वो आज भी कलर कहीं कहीं दिखते हैं। अब सारनाथ की बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति, ये मौर्यन काल की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सारनाथ में जो बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति है ये गुप्ता काल की है। और एक सुल्तानगंज से आदमकद तांबे की मूर्ति मिली है, ये दोनों गुप्ता पीरियड की हैं। कन्फ्यूज़न आप मौर्य पीरियड से मत करिएगा, यही लोग करते हैं। सारनाथ में जो बैठी हुई मूर्ति है, क्योंकि सारनाथ में जो पिलर लाइन कैपिटल है वो तो मौर्यकालीन है, जिससे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक 4 शेरों वाला लिया गया, लेकिन ये बैठी हुई इनकी जो मूर्ति है वो गुप्ता पीरियड की है और सुल्तानगंज की।
कि आदमकद तांबे की मूर्ति भी गुप्त पीरियड की है। मूर्ति इस काल की धातु और पत्थर की मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ प्रमाण है। तो ये पत्थर की है और ये धातु की है। शिक्षा देखें तो कुमार गुप्त, जैसे हम लोगों ने देख लिया, इन्होंने आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जिसे बाद में आके मोहम्मद गोरी के कमांडर बख्तियार खालजी ने इसे और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जला दिया था। तो कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करी नालंदा विश्वविद्यालय की। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों के साथ साथ कालिदास के बारे में हमने देख लिया। शूद्रक भी इन्हीं के ज़माने में लेखक थे। शूद्रक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है, मृक्ष कटिकम। तो ये याद कर लिए, शूद्रक, मृक्ष कटिकम। विशाख दत्त का हमने चर्चा करी थी। विशाख दत्त में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें बार बार पूछी जाती है। एक मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त के उत्थान का है, और एक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, जिसका हम लोगों ने अभी जिसको चर्चा की थी। अब रामायण, महाभारत एवं पुराणों को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। अब पूछोगे इसका क्या मतलब है जी, तो बहुत पुराने तो हैं, तो पुराने, लेकिन असली रूप जो आज की तिथि में हम उसे देखते हैं, ये गुप्त पीरियड के समय ही है। पंचतंत्र की रचना भी इसी समय हुई थी। पंचतंत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, या खरीद के बच्चों से पढ़वाया होगा, बच्चों को दिया होगा। पंचतंत्र की कहानियाँ ये पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। इसमें तमाम जानवरों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। एक हितोपदेश भी है इसी तरह की, नारायण गुरु, पंडित नारायण गुरु का है वो, लेकिन पंचतंत्र इसी समय की है, पंडित विष्णु शर्मा की किताब है। गुप्त साम्राज्य की आधिकारिक और दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, हम लोग ने पीछे पढ़ा था सातवाहन में, क्या थी उनकी दरबारी लैंग्वेज? वो थी प्राकृत। यहाँ है संस्कृत। इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक महत्वपूर्ण ये है, सती प्रथा का पहला प्रमाण जो अभिलेखों में है, जो लिखा हुआ है, वो 510 ईस्वी में एरण अभिलेख उसको बोलते हैं। एरण अभिलेख ये मध्य प्रदेश में मिला है, जो गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है। तो इसे एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहते हैं। भानुगुप्त एक गुप्त के शासक थे। इन्होंने 510 मतलब 6ठी शताब्दी में इन्होंने एक एरण अभिलेख लिखवाया, जिसमें सती प्रथा का वर्णन है। कारण इनका जो सेनापति था, गोपराज नाम था उसका, वो हुड़ों के साथ युद्ध में मार दिया गया था। तो उसकी पत्नी जो थी, वो पति के शव के साथ सती हो गई थी। तो पहला सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है, एरण अभिलेख या एरण इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो गुप्त का है, भानु गुप्ता के समय का है। तो ये खास बातें हुई गुप्ता पीरियड की। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं इसमें, जहाँ जहाँ मेंशन किया, सवाल वहीं से आते हैं। बाकी आप कुछ भी पढ़ो, कन्फ्यूज़ हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे एक बार ध्यान से पढ़िए और पूरा पढ़िए, तो क्रम में आप देखोगे कि सवाल जब भी पीछे भी मिलाओगे, जो कई सालों के सवाल आए हैं, तो सवाल जनरली यहीं से बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारे प्रश्न आप इससे, अगर गुप्त से आते हैं तो वो आप सही करोगे।